बहुत सारे अलग अलग जात के फंड्स हैं, मगर कौन से फंड किसके लिए जरूरी है ये किसी को मालूम नहीं होता। आज के इस वीडियो में आपको वो सारी जानकारी मिलेगी कि मुझे कौन से फंड कब लेने चाहिए, क्यों लेने चाहिए और किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं, आप सबको मालूम है कि म्यूचुअल फंड्स में आपके जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स के पैसे लिए जाते हैं और उनके इन्वेस्टमेंट्स अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में किए जाते हैं और अलग अलग फंड्स के द्वारा उनके रिटर्न्स भी अलग अलग होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डेफ फंड। डेफ फंड क्या होता है? डेफ फंड्स मीन्स कि जिसके अंदर शेयर मार्केट का कोई भी रिस्क नहीं है। तो डेफ फंड के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग फंड्स होते हैं। तो हम सबसे पहले समझेंगे लिक्विड फंड। लिक्विड फंड क्या होते हैं? लिक्विड फंड्स यानी जिसके अंदर आप 7 दिन से लेके 30 डेज और 2 महीने के लिए भी पैसे पार्क कर सकते हैं। ये फंड्स आपको हमेशा ऑलमोस्ट गवर्नमेंट के रेपो रेट के जितना रिटर्न्स देते हैं। अगर रेपो रेट 3.4 से 3.5 या 4% के आसपास है तो आपको भी रिटर्न 4% या 4.5 से 5% तक का मिलेगा। तो ये रेपो रेट के ऊपर चलते हैं लिक्विड फंड्स। हमेशा इनका ड्यूरेशन 7 डेज से लेकर 30 डेज का या 2 महीने या 3 महीने के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें फायदा क्या होगा? तो लिक्विड फंड्स के अंदर सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये जो अमाउंट आपको मिल रहा है वो उसके अंदर कोई भी मैच्योर डेट नहीं होती है, आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपने शॉर्ट टर्म की एफडी की तो उसके अंदर आपने 30 डेज की एफडी की और आपने 20 डेज में विड्रॉ किया तो आपको पेनल्टी चार्जेस लग सकते हैं। लिक्विड फंड के अंदर ऐसे कोई चार्जेस नहीं लगते। दूसरा, ये लिक्विड फंड्स कभी भी आप विड्रॉ भी कर सकते हैं और किसी भी मोड में ऑनलाइन आप जाके उसको विड्रॉ करने के बाद कुछ ही घंटों में आपके अकाउंट में पैसे वापस आ जाते हैं। तीसरा बेनिफिट, ये इन लिक्विड फंड्स के अंदर इनका जो रिटर्न्स है वो हमेशा सिक्योर्ड रहता है। समझ लीजिए कि कल आपने पैसा डाला और मार्केट क्रैश हुआ 20% एक महीने के अंदर, तो एक महीने के अंदर आपका रिटर्न्स 1% भी कम नहीं होगा। लिक्विड फंड्स का सबसे बड़ा फायदा है कि ये मार्केट से रिलेटेड नहीं है, इसके अंदर आपका पैसा 100% सिक्योर्ड है। और ये फंड्स इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं? तो लिक्विड फंड्स हमेशा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। शॉर्ट टर्म लैंडिंग पेपर्स होते हैं जो 45 डेज तक के होते हैं, उनके अंदर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो पैसा आपका बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में कंपनीज नहीं करती है, शॉर्ट टर्म्स के पेपर में ही करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टैक्सेशन। इसके अंदर टैक्सेशन क्या लगेगा? तो जो भी इसके अंदर आपका गेन होगा वो आपके इनकम टैक्स के हिसाब से आपका एफडीज के जैसे रिटर्न्स पर जो इंटरेस्ट मिला है उसी तरह के सेम वे इसके अंदर भी टैक्सेशन लगता है। दिस इज कॉल्ड ऑल अबाउट लिक्विड फंड्स। हर एक क्लाइंट्स को मैं सलाह देता हूं कि आपका एक्सेस पैसा आप बैंक अकाउंट या में करंट अकाउंट में रखेंगे तो वहां पे कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। आप लिक्विड फंड्स के अंदर डालेंगे तो उसके अंदर आपको डेली बेसिस के ऊपर इंटरेस्ट बनता रहेगा। समझ लीजिए कि अगर आपने 10 लाख रुपए आपके पास एक्सेस पड़ा है और आपको उसकी कोई जरूरत 15 डेज या 30 डेज के लिए नहीं है तो आप उसको लिक्विड फंड में पार्क कर दीजिए। आपको हर डे का 6% या 5% का जो भी इंटरेस्ट रेट आरबीआई का, उस रेट से ज्यादा इंटरेस्ट आपको मिलेगा। अब हम चलते हैं दूसरे फंड्स की ओर। लिक्विड फंड्स के ऊपर होते हैं आर्बिट्रेज फंड। तो आर्बिट्रेज फंड्स क्या करते हैं? तो आर्बिट्रेज फंड्स भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्लस वो साथ साथ में एनएससी और बीएससी के स्टॉक्स के डिफरेंस के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। इनका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है बहुत ही नॉमिनल होता है और इनका भी रिटर्न्स ऑलमोस्ट आरबीआई के रिजर्व सीआरआर रेट्स के आसपास ही रिटर्न्स होता है, ऑलमोस्ट 4 to 5% के आसपास। अगर जो आरबीआई ने सीआरआर रेट 5 to 6% बढ़ाया और मार्केट की वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो ये रिटर्न 5 से 6% से ऊपर भी दे सकते हैं। आर्बिट्रेज फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का क्या फायदा है? तो आर्बिट्रेज फंड के अंदर जो आपको टैक्सेशन लगता है वो 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो अगर आपने शॉर्ट टर्म के अंदर इसके अंदर पैसा डाला है तो भी सेम लिक्विड फंड के जैसे इसके अंदर भी रिटर्न्स मिलेगा, मगर इसका जो टैक्सेशन आएगा वो खाली शॉर्ट टर्म में 15% ही आएगा, ना कि आपकी 40% या 35% के इनकम टैक्स लग के हिसाब से आएगा। दूसरी चीज, आर्बिट्रेज फंड्स 1 महीने से लेकर 6 महीने के ड्यूरेशन के लिए बेस्ट फंड कहलाते हैं। इनके अंदर आपको अगर 1 महीने से लेकर 6 महीने तक का आपका होल्ड है या 1 साल तक के लिए आपको रखना है तो आप रख सकते हैं। इसके अंदर भी मार्केट का रिस्क नहीं होता है। कल अगर मार्केट बहुत बड़ा करेक्शन आता है तो भी आपका फंड कभी टूटता नहीं है। तो ये सिक्योर फंड्स है, इसके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आर्बिट्रेज फंड के बाद आते हैं फंड्स कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स और अक्रूड फंड्स। ये फंड्स 2 से 3 साल के ड्यूरेशन के लिए बहुत ही बेस्ट माने जाते हैं। इनके अंदर जो कंपनीज होती हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज, वो कंपनीज को लैंडिंग करती है। जैसे टाटा मोटर्स ग्रुप है तो उन्होंने जब दूसरी कंपनी को लैंडिंग किया
खरीदी तब उनको पैसे की जरूरत पड़ी, जगुआर को जब टेक ओवर किया तो ऐसे फंड्स के थ्रू उन्होंने फंड रेज किया, डिवेंचर्स के थ्रू फंड रेंज किया, तो वो सभी चीजें इस फंड के अंदर आती है। इसके अंदर हमेशा ड्यूरेशन आता है, हर एक अक्रूवल फंड का अलग अलग ड्यूरेशन होता है। कुछ फंडों का ड्यूरेशन 2 साल से लेके 4 साल का होता है, कुछ फंडों का ड्यूरेशन 4 साल से लेके 8 साल तक का होता है। एवरेज अगर आपका टाइम 3 साल तक की एफडी करने का है तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अक्रूवल फंड के अंदर जाइए। अक्रूवल फंड आपको ऑलमोस्ट 6 से 7% रिटर्न देगा, जो आपकी एफडी के रिटर्न से उससे 1% ज्यादा। प्लस उसके अंदर एक आपको और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, इंडेक्सेशन कॉस्ट बेनिफिट। ये इंडेक्सेशन कॉस्ट क्या कहलाता है कि आज अगर आपने 10 लाख रुपए एफडी में डाला है, 10 लाख रुपए की एफडी अगर आपने की है तो उसके अंदर आपको हर साल समझ लीजिए कि 6% का रिटर्न आ रहा है, तो 3 साल के बाद आपकी एफडी की वैल्यू हुई 11,80,000 और 1,80,000 आपका नेट प्रॉफिट है, तो उसके ऊपर अगर आपका 30% का टैक्स स्लैब है तो आपको 54,000 रुपीज टैक्स पे करना है। मगर सेम चीज अगर आपने अक्रूवल फंड के अंदर डाली तो 10 लाख के ऊपर आपको एक तो इंटरेस्ट रेट आधे से 1% ज्यादा मिलेगा, 6% की बदली यहाँ पे 7% मिलेगा। 10 साल के बाद आपकी वैल्यू हो जाएगी 12,10,000 रुपए। प्लस इसके अंदर इंडेक्सेशन कॉस्ट बेनिफिट आता है। इंडेक्सेशन कॉस्ट क्या करेगा कि आपकी जो वैल्यू थी 10 लाख रुपए की, वो इन्फ्लेशन 5% का हर साल इंडिया में बढ़ रहा है, तो आपकी वैल्यू इंडेक्सेशन कॉस्ट के हिसाब से हो गई 11,50,000। तो 12,10,000 में से 11,50,000 लेस हो जाएगा, माइनस 60,000 के ऊपर ही आपको खाली टैक्स भरने का आएगा, और वो भी फ्लैट टैक्स 20%, यानी आपको खाली 12,000 रुपए टैक्स भरने का आएगा। तो अगर आपने एफडी की होती तो आपको टैक्स भरने का आया होता 54,000, और अगर आपने कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स में डाला है, अक्रूवल फंड में डाला है, तो आपको टैक्स भरने को आया 12,000। इसके अंदर आपका रिटर्न 7% था, जो इफेक्टिव रिटर्न आपको 6.5% पड़ेगा, और जहां एफडी में आपका 6% का रिटर्न था, मगर वो इफेक्टिव रिटर्न 4% के आसपास ही आपको रहेगा। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट 3 साल के लिए करना है तो आप हमेशा अक्रूवल फंड के अंदर कीजिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड के अंदर कीजिए, ये बेटर सेफर फंड्स है, इसके अंदर आप कर सकते हैं। इक्विटी फंड्स यानी जो फंड शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें भी बहुत सारे डिफरेंट फंड्स होते हैं। सबसे पहले आते हैं डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स, उसके बाद हम बात करेंगे हाइब्रिड इक्विटी फंड्स, उसके बाद ब्लू चिप फंड्स, उसके बाद मल्टी कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स और सेक्टोरियल फंड्स, ईएलएसएस फंड्स। डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स अगर आपका ड्यूरेशन 4 साल से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट का है तो आप डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड ले सकते हैं। इन फंडों के अंदर इक्विटी और डेब्ट मार्केट का एक्सपोजर चेंज होता रहता है। ये अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन के हिसाब से अपना बैलेंसिंग करते रहते हैं। इसके अंदर फंड मैनेजर आपको जब मार्केट बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है तो आपका डेब्ट का रेशियो बढ़ा देते हैं, और जब मार्केट बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाता है तो वो लोग इक्विटी का एक्सपोजर बढ़ा देते हैं। ये फंड का एवरेज रिटर्न्स आप लॉन्ग टर्म के अंदर 8 से 9% की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। इस फंडों के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको 4 साल तक का मिनिमम ड्यूरेशन देना चाहिए। अगर आपने इतना ड्यूरेशन दिया है तो आपको 8 से 9% का अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इक्विटी फंड्स के ये फंड्स इक्विटी फंड्स के अंदर आते हैं तो इसका टैक्सेशन हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए 10% ही रहता है, जो आपकी टैक्सेबल इनकम में आता है। दूसरी चीज, इस फंडों के अंदर उन लोगों को जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि जो पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या जिनकी ये 60, 65 या 70 से ज्यादा है, जो रिस्क कम ले सकते हैं, क्योंकि इन फंडों के अंदर एवरेज आपका पैसा 50 to 70% ही इक्विटी का एक्सपोजर होता है, और बहुत बार तो ये एक्सपोजर 25% के आसपास हो जाता है। इसके बाद आते हैं हाइब्रिड इक्विटी फंड्स के अंदर। हाइब्रिड इक्विटी फंड्स डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स से थोड़ा सा और ज्यादा इक्विटी एक्सपोजर रखते हैं। इसके अंदर मिनिमम आपका इक्विटी एक्सपोजर 60% रहता है और मैक्सिमम साइज 80% तक रहता है। इसमें कभी भी फंड मैनेजर 80% से ज्यादा आपका इक्विटी एक्सपोजर नहीं करता, और किसी भी समय वो 60% से कम भी नहीं करता है। हाइब्रिड इक्विटी फंड अगर आपको 4 से 5 साल का ड्यूरेशन है तो आप ले सकते हैं, और इसका रिटर्न एवरेज आपको 10% के आसपास मिल सकता है। हाइब्रिड इक्विटी फंड्स भी बहुत ही सिक्योर्ड वे में मैनेज होते हैं, और इसके अंदर भी टैक्सेशन आफ्टर 1 ईयर टैक्सेशन जो है वो 10% का ही रहता है, लॉन्ग टर्म LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इसके बाद आता है ब्लू चिप फंड्स। ब्लू चिप फंड यानी इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट होता है। इन फंडों का रिटर्न 10 से 12%, उससे ज्यादा कभी भी आप रिटर्न की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। ये फंडों के अंदर इंडिया की सारी ब्लू चिप कंपनीज का स्टेक आपको मिल जाता है।
रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी सभी बड़े नाम इन फंडों के अंदर आ जाते हैं। ये फंडों की खासियत ये रहती है कि जब भी मार्केट क्रैश होता है तो ये बहुत ज़्यादा टूटते नहीं है, और मार्केट बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ता है तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ते नहीं है, कंटिन्यूअस रिटर्न्स देते रहते हैं। इन फंडों के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा दूसरा फायदा है कि आपका पैसा 5 साल के लिए अगर आपने इसमें डाला है तो आप निश्चिंत होकर 10% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं मल्टी कैप फंड्स। मल्टी कैप फंड्स 7 साल के लिए बेस्ट फंड कहलाते हैं, इन्हें ब्लेंडेड इक्विटी फंड भी कहा जाता है। इसके अंदर आपका एक्सपोजर लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड सभी कंडीशंस में 25% सभी सेक्टर्स में एलोकेट होता है। प्लस इस फंडों के अंदर फंड मैनेजर को चॉइस भी मिलती है, वो किसी भी सेक्टर में 25% का फ्रीडम भी ले सकता है। इन फंडों के अंदर अगर आप 7 साल के लिए अगर इन्वेस्टेड रहते हैं तो इनका रिटर्न्स 10 से लेकर 14% तक भी आपको मिल सकता है। अगर आपको 7 साल के लिए इन फंडों में इन्वेस्टमेंट करना है या एसआईपी करनी है म्यूचुअल फंडों के अंदर, तो आप मल्टी कैप फंड्स के अंदर जा सकते हैं। इसके बाद आता है मिड कैप फंड। मिड कैप फंड हमेशा एक लेवल 25,000 करोड़ से लेके नीचे की कंपनीज में, यानी ब्लू चिप से नीचे की कंपनीज जो होती है उन्हीं कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मिड कैप फंड्स का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये ऐसी कंपनी में होते हैं कि जो कंपनीज बहुत ग्रो होने वाली है, यानी इन कंपनीज की मार्केट वैल्यूएशन अभी आज 5,000 करोड़ या 10,000 करोड़ के आसपास है, मगर फ्यूचर में ये 1 लाख करोड़ में ट्रांसफर होने वाली है, और ऐसी कंपनीज के अंदर आपको ज़्यादा रिटर्न्स भी मिल सकता है। तो मिड कैप फंड अगर आप 7 से 10 साल का ड्यूरेशन रखते हैं तो इन फंडों के अंदर भी आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है। एवरेज रिटर्न्स 10 से 15% तक का भी आपको मिल सकता है। आपको फंड हमेशा आपके ड्यूरेशन के हिसाब से सिलेक्शन करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसी भूल कर देते हैं कि मुझे ड्यूरेशन है मेरा 7 साल का और मैं डालता हूँ लिक्विड फंड्स के अंदर, और फिर बोलते हैं कि मुझे 6-7% ही रिटर्न मिला। यह कभी ऐसा होता है कि आपका ड्यूरेशन है शॉर्ट टर्म 2 साल का या 3 साल का, और आप डाल देते हैं मल्टी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड के अंदर, और जिनका ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है, तो उसके अंदर बहुत बार आपको लॉस भी हो सकता है। इसके बाद आता है स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड का मिनिमम 10 ईयर का ड्यूरेशन होता है। अगर आपने 10 साल के लिए कोई भी स्मॉल कैप फंड में डाला है तो वो एवरेज रिटर्न्स आपको 10 से लेकर 16% तक का भी दे सकते हैं। स्मॉल कैप फंड्स क्या करते हैं, वो हमेशा छोटी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो कंपनी आज छोटी है, जो फ्यूचर में बहुत बड़ी होने वाली है, मगर बहुत ही अच्छी कंपनी है, ऐसी कंपनियां सिंपली मैं आपको अगर आप बोलूं कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ये कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी थी, मगर आज उसका शेयर्स 2500 से सीधा 10,000 पहुंच गया। तो ये स्मॉल कैप फंड्स के अंदर ऐसी कंपनीज आती हैं। ये सब कंपनीज के अंदर ग्रोथ की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज होती है, और इन फंडों के अंदर अगर आपने डाला है तो 10 साल से 15 साल का ड्यूरेशन अगर आप देते हैं तो आपको मिनिमम 10%, मैक्सिमम साइड 15 से 16% का भी रिटर्न मिल सकता है। इसके बाद आते हैं सेक्टोरियल फंड्स। सेक्टोरियल फंड्स यानी एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, यानी अगर आपको फार्मा के सारे स्टॉक्स लेने हैं, आपको लगता है कि मुझे फार्मा सेक्टर के अंदर बहुत अच्छी तेजी दिख रही है, तो आप फार्मा का सेक्टोरियल फंड लेंगे तो आपको सारा एलोकेशन उसके अंदर मिल जाएगा। सेक्टोरियल फंड्स के अंदर आज की तारीख में इंडिया के अंदर बैंकिंग सेक्टोरियल फंड्स, फार्मा सेक्टोरियल फंड्स, लॉजिस्टिक सेक्टोरियल फंड्स, पीएसयू सेक्टोरियल फंड्स, ऐसे अलग अलग बहुत सारे फंड्स इंडिया के अंदर आज की तारीख में अवेलेबल है। सेक्टोरियल फंड के बाद आते हैं सोशल इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव फंड्स, जिसके अंदर आता है चिल्ड्रंस फंड्स एंड रिटायरमेंट फंड। अगर आपके बच्चों के लिए आपको सेविंग करनी है और बैलेंस कैटेगरीज के फंड्स के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप फक्त चिल्ड्रन फंड्स ले लीजिए। वो सभी फंड्स वो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि आपका पैसा सिक्योर रहे, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन हो, और आपके स्पेसिफिक किड्स के बच्चों के फ्यूचर के लिए आपको काम लगे। सेम उसी तरह रिटायरमेंट फंड्स आते हैं। रिटायरमेंट फंड्स भी आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही बेस्ट फंड्स हैं। ये सभी चीज़ों के लिए डिटेल्स वीडियो मैं आगे पोस्ट करने वाला हूँ। मेरे वीडियोस देखते रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाइएगा, जिससे आपको आगे इन सभी फंडों के बारे में टोटल डिटेल्स मिल सके। क्या कभी आपने सोचा है कि आप Amazon के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गूगल के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? जी हाँ, आप ये सब कुछ कर सकते हैं बाय द वे ऑफ इंटरनेशनल फंड्स। इंडिया के अंदर बहुत से इंटरनेशनल एएमसीज के फंड्स चालू हैं, जिसके अंदर आप यूएस की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर्स भी ले सकते हैं बाय द बहुत छोटे अमाउंट के इन्वेस्टमेंट से। ऐसे इन्वेस्टमेंट फंड्स में बहुत सारी कंपनीज हैं, जिसमें निप्पॉन यूएस अपॉर्चुनिटी फंड्स, मिराई चाइना अपॉर्चुनिटी फंड्स, आईसीआईसी प्रूडेंशियल्स जापान यूएस अपॉर्चुनिटी फंड्स,
ऐसे बहुत सारे फंड्स इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं। इन फंडों के अंदर फायदा आपको यही है कि आप फॉरेन की इक्विटीज में, बहुत बड़ी कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट बहुत छोटे अमाउंट से कर सकते हैं। इनके अंदर आप SIP भी कर सकते हैं और लमसम भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन फंडों के अंदर टैक्सेशन, आपका जो इनकम टैक्स स्लैब है उस हिसाब से आता है। इसमें आपको ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का फायदा मिलता है, ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स का फायदा मिलता है। ये फंड मगर आपको इंटरनेशनल इक्विटीज के रिटर्न्स भी दे सकते हैं। बहुत बार आप सोचते हैं कि मेरा एक शेयर मेरे पास फेसबुक का भी होना चाहिए, मेरे पास एक शेयर गूगल का भी होना चाहिए। तो वो सब कुछ आप इन फंडों के अंदर इन्वेस्टमेंट करके पॉसिबल कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं ETF फंड्स। ETF फंड यानी क्या? ETF फंड यानी पूरा सेंसेक्स का एक फंड होता है। यानी अगर आपको निफ्टी 50 कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है और आपको पता है कि निफ्टी 50 फ्यूचर में लॉन्ग टर्म का उसका रिटर्न एवरेज 12 से 14% है और आपका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम करना है, तो आप ETF फंड्स के अंदर भी जा सकते हैं। ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहलाते हैं। इनके अंदर आपको रियल टाइम में इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन मिलता है, यानी जिस टाइम में जो सेंसेक्स का रेट चल रहा होता है उसी टाइम पे आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। सिंपली अगर आज 45,000 का सेंसेक्स है और आपने ETF फंड लिया तो आपको 45,000 के जिस टाइम पे, अगर सेंसेक्स 45,000 है आप उस टाइम पे एंटर कर सकते हैं, और उसी दिन अगर सेंसेक्स 48,000 हो गया तो आप उसी दिन 48,000 में सेल भी कर सकते हैं। तो ETF फंड यानी रियल टाइम फंड्स कहलाते हैं। इन फंडों के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% लगता है। इन फंडों के अंदर सबसे बड़ा फायदा होता है एक्सपेंस रेशियो। इन फंडों का एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है, हार्डली 0.15 से लेके 0.30% ही होता है। तो ये फंड बहुत ही चीप होते हैं और रियल टाइम वर्क करते हैं। हम हमारे बहुत से कस्टमर को सलाह देते हैं कि इन फंडों में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके बाद आते हैं गोल्ड फंड्स। बहुत बार आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास गोल्ड होना चाहिए, मगर मैं गोल्ड लेके रखूं कहाँ? सेफ वॉलेट में, या उसके ऊपर मुझे GST पे करना पड़ेगा और उसके ऊपर मुझे स्टोरेज के लिए भी लॉकर के भी पैसे पे करने पड़ेंगे। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है तो आप गोल्ड ETF फंड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके अंदर भी गोल्ड का जो रेट चलता है उसी रेट्स के ऊपर आपको NAVs मिलती है। उसका भी रेट फ्लक्चुएशन गोल्ड के प्राइस के ऊपर ही होता है। गोल्ड ETF फंड्स में रखने के लिए सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको स्टोरेज की, चोरी की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। प्लस आपको ना कोई GST लगता है गोल्ड बाय करने में, ना उसको सेल करने में कोई आपको GST टैक्स लगता है। फर्क लगता है तो आपका इनकम टैक्स जो स्लैब है उसी हिसाब से इसके अंदर भी टैक्सेशन लगता है। तो गोल्ड ETF फंड्स भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपको इक्विटी गोल्ड कमोडिटीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपके कमेंट्स मुझे दीजिए तो मैं और भी ज्यादा आपको वीडियोस करूं, और आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।